आपको ये बताते हैं कि 3 राज्यों में मिली इस प्रचंड जीत के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। एक नायक की तरह, एक ऐसा नायक जो युद्ध जीतकर वापस लौटा हो, बिल्कुल उसी अंदाज में उनका स्वागत हुआ। और इस दौरान पहले तो आप तस्वीरें देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही स्वागत है जैसा मैं आपको कह रहा था कि युद्ध जीतने के बाद या कोई बहुत बड़ा मैच जीतने के बाद जब कोई नायक वापस लौटता है तो इस प्रकार का सम्मान उनका किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी हैं और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। और आज का जो दिन है वो बीजेपी के लिए बड़ा शुभ दिन है, बहुत संतोष का दिन है। और उनका जो परिश्रम रहा इस दौरान वो रंग लाया, उनकी मेहनत कामयाब हुई। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपना भाषण दिया मंच पर आकर, तो अपने भाषण में उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, आज की जीत ने वर्ष 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी को जीत की गारंटी दे दी है। यह बात जो उन्होंने बोली है, इससे विपक्ष बड़ा परेशान हो रहा होगा, क्योंकि कहीं आज की जीत लोकसभा चुनाव में भी जीत की गारंटी ना बन जाए, ये दुस्वप्न अभी से विपक्ष को आने लगेंगे। दूसरा, जहां लोगों की बाकी पार्टियों से उम्मीद खत्म होती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू होती है, यानी लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, अगर प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं और देश के लोगों के बीच कोई पार्टी आई तो उस पार्टी को देश के लोग हटा देंगे। चौथी बात जो उन्होंने कही, देश की महिलाओं का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। और 5वीं बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को यह सलाह दी है कि वो ऐसी राजनीति ना करे जो देश को बांटती है और देश विरोधी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की
राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है, कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। जब हम वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं। जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। जिन्हें संदेह है, हमें उनमें भरोसा जगाना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास करेगी। देश को बांटने वाली ताकतें अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलाशेंगे। हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है। साथियों, उत्साह और उमंग के इस वातावरण के बीच मेरी आदत छूटती नहीं है, तो मैं फिर से वो तो करता ही रहता हूं कि मैं मूलतः संगठन से निकला हूं तो स्वभाव मेरा जाता नहीं। मैं आज पूरा दिन टीवी पे क्या चल रहा था ज्यादा समय नहीं दे पाया, देख नहीं पाया, क्योंकि मैं हमारे जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा बेबाक भाषण दिया है और अपने भाषण में जो उन्होंने आपको बात बताने की कोशिश की है और जो आज के नतीजों से समझ में आ रहा है, एक तो ये कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल भारत की टीम हारी, आपको याद होगा, उसका दोष भी प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया गया। जब उत्तराखंड में उस टनल से हमारे मजदूर भाई जो थे वो सुरक्षित बाहर निकले, उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिया गया, बल्कि उस पर भी उन्हें लेकर काफी टीका टिप्पणी की गई। एक और बड़ा फैक्टर है वो ये कि ईडी ने जहां जहां छापे मारे, बार बार ये कहा गया कि बीजेपी और ये सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक विरोधियों को नीचे दबाने में। इस थ्योरी को भी जनता ने नकार दिया। मेक इन इंडिया का लगातार मजाक उड़ाया गया, G20 जो भारत में हुआ उसका लगातार मजाक उड़ाया गया। इससे यह पता चलता है कि जनता को यह भाषा पसंद नहीं आई और ये सारी बातें करके आप सोशल मीडिया पर तो ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। हाल ही में आपने यह भी देखा होगा कि
कुछ महीनों से कांग्रेस की जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर वो पहले के मुकाबले बढ़ गई है, बेहतर हो गई है। अब कांग्रेस जो मुद्दे चुनती है वो लगातार ट्रेंड भी होते हैं और कई बार लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पोस्ट ट्रेंड कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश का मूड बदल रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया देखकर ही अंदाजा लगाते हैं और उन्हें यह गलतफहमी होने लगी थी कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश के लोग लिख रहे हैं। अब ये समझ में आया कि ये देश के लोग नहीं लिख रहे थे, बल्कि ये अलग अलग एजेंसियां इस बात को करती हैं, इस काम को करती हैं, जिससे कई बार गलतफहमी पैदा होती है। लेकिन चुनाव के जो नतीजे हैं ये ऑर्गेनिक है। अब आपको आज के इस राजनीतिक मैच का सबसे पहले लेटेस्ट स्कोर बता देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जिन 638 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें से 342 सीटें बीजेपी ने जीती और 232 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, अगर पूरा जमा और घटा करके हिसाब लगाया जाए। बीजेपी को 54% सीटों का फायदा हो रहा है। देखिए कितना जबरदस्त उछाल है, 54%। और 4 राज्यों की इस राजनीतिक श्रृंखला को बीजेपी ने 3-1 से जीत लिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत मिली है और तेलंगाना में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। बड़ी बात यह है कि हर जगह पर पूर्ण बहुमत से ही सरकारें चुनकर आई हैं, यानी किसी भी राज्य में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह एक अच्छी बात है कि जनता निर्णायक मैंडेट दे रही है। मध्य प्रदेश में कोई कंफ्यूजन नहीं, राजस्थान में कोई कंफ्यूजन नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई कंफ्यूजन नहीं, तेलंगाना में भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देश की 57% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारों का शासन है और देश की 43% आबादी पर कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों की सरकारों का शासन इस समय है। आज का भारत आप देखें विधानसभा के हिसाब से, तो आज का भारत कुछ इस तरीके से दिखता है। पहले कुछ महीने पहले तक ऐसा दिखता था, जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। 2014 में ऐसा दिखता था, 2015, 16, ये जो बदलाव आते जा रहे हैं भारत के नक्शे में, 2017, फिर 18 में देखिए बिल्कुल कम हो गया था, फिर 19 में देखिए और ज्यादा बीजेपी का शासन कम सिकुड़ रहा था, 21 में फिर थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, 22 में, और अब देखिए 23 में, 2023 का जो लेटेस्ट है, अब आप देख सकते हैं अब कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अब देश में सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं, और ये हैं कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आज राजस्थान जैसा बड़ा राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गया। अब कांग्रेस सिर्फ यहां बची है जो आप इस नक्शे पर देख पा रहे हैं। इसमें अगर आप हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो जो बाकी के 2 राज्य हैं ये दक्षिण के हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस अब एक दक्षिण भारत की पार्टी बनती जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही चुनाव जीता था। दूसरी तरफ देश में अब ऐसे राज्यों की संख्या 16 हो गई है जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकारें चल रही हैं, 16 राज्यों में। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में जब 81 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए, तब से 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस को इनमें से सिर्फ 3 राज्यों में जीत मिली है। यानी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का विनिंग स्ट्राइक रेट सिर्फ 30% है। आज कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, इसलिए टेक्निकली इस हार का दोष राहुल गांधी पर डालना गलत होगा और यह जिम्मेदारी असल में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लेनी चाहिए। लेकिन आज कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं जिससे स्थिति स्पष्ट होगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने 11 रैलियां की और 3 रोड शोज किए, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में 9 रैलियां की, जिसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में खड़गे से ज्यादा रैलियां राहुल गांधी ने की हैं। लेकिन फिर भी इस हार का ज्यादा दोष खड़गे पर ही डाला जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ तेलंगाना में राहुल गांधी ने 19 रैलियां और 2 रोड शोज किए और 2 पदयात्राएं की और कुल 24 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसकी तुलना में तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 42 रैलियां की और दूसरे अलग अलग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। लेकिन तेलंगाना की जीत का श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बल्कि राहुल गांधी को दिया जा रहा है। रैलियों के ये आंकड़े हमने अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से निकाले हैं। आज आपको राहुल गांधी का वो बयान भी सुनना चाहिए जब उन्होंने गलती से एक बार यह कह दिया था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस हार रही है। इसे अंग्रेजी में स्लिप ऑफ टंग कहते हैं
राहुल गांधी के मुंह से ये शब्द तब गलती से निकले थे, लेकिन आज बिल्कुल वही हुआ और अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं उनके मुंह से उस समय जो शब्द गलती से निकले थे असल में वही शब्द सही थे। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही, सॉरी उल्टा बोल दिया छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। आपने कंफ्यूज कर दिया। तो जो उन्होंने पहले कहा गलती से वो सब सच हो गया, और जो बाद में जब उन्होंने अपनी त्रुटि को ठीक करके जो कहा वो सब सच नहीं हो पाया। बीजेपी की इस प्रचंड जीत में जिन 2 एम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें एक एम का मतलब है मोदी और दूसरे एम का मतलब है महिला। कुछ समय पहले तक पारंपरिक राजनीति में एम का मतलब होता था मुस्लिम, लेकिन अब एम का अर्थ बदल गया है। एम का अर्थ है मोदी और महिला। प्रधानमंत्री मोदी और महिला वोटर्स के इसी शानदार कॉम्बिनेशन की वजह से बीजेपी को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की घोषणा की ही नहीं थी, बल्कि इन चुनावों को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा। और यह प्रधानमंत्री मोदी का ही एक मैजिक है, जादू है कि बीजेपी न सिर्फ मध्य प्रदेश में जीती, जहां पहले से उसकी सरकार थी। कहा जा रहा था कि अब हैट्रिक लगाना बहुत मुश्किल है, शिवराज सिंह चौहान से लोग थक चुके हैं। और शुरू में जब चुनाव प्रचार हुआ था तब यह कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है, बल्कि बीजेपी को राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी जीत मिल गई जहां कांग्रेस की सरकारें पहले से थी। यहां बड़ी बात देखिए क्या है, बड़ी बात यह है कि बीजेपी जहां पर प्रो इनकम्बेंसी है, यानी जहां पहले से उसकी सरकार है, तो प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर भी जीत रही है मध्य प्रदेश में, और एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर भी जीत रही है, यानी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। बीजेपी की इस जीत में मोदी फैक्टर की भूमिका को आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश को मोदी प्रदेश कहा जा रहा है, राजस्थान को मोदी स्थान कहा जा रहा है और छत्तीसगढ़ को मोदीगढ़ कहा जा रहा है। और इस मोदी फैक्टर में मोदी की गारंटी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी दी, उसी गारंटी ने इन तीनों राज्यों के चुनावी माहौल को बदल दिया। और आज जब हम जो आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं, उससे यह पता चलता है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मोदी की गारंटी पर ही मिले हैं। अब बड़ी बात यह है कि इन तीनों राज्यों में गारंटी तो कांग्रेस पार्टी ने भी दी थी, राहुल गांधी ने भी गारंटी दी थी, लेकिन उनकी गारंटी नहीं चली, उनकी गारंटी पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ने इन तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिला दिया। जहां पर बीजेपी की हालत खराब थी, वहां पर भी यह मोदी की गारंटी ने पूरी स्थिति को पलट दिया। मध्य प्रदेश में शुरुआत में बीजेपी की हालत खराब थी, इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी ज्यादातर लोग यही मान रहे थे कि बीजेपी का कोई चांस नहीं है, कांग्रेस की सरकार दोबारा से बनने वाली है। लेकिन मोदी की जो गारंटी है, यह काम कर गई। देखिए, जो गारंटी है बड़ा भारी भरकम शब्द होता है, और गारंटी शब्द कहने के लिए और इस पर विश्वास दिलाने के लिए बड़े मजबूत कंधों की जरूरत होती है और विश्वसनीयता की जरूरत होती है, तभी लोग किसी की गारंटी को मानते हैं। हमारे देश में आप लोग बाजार में जाकर जब कोई सामान खरीदते हैं तो लोगों की 2 मांग सबसे पहले होती है। पहला तो वो कहते हैं कि सामान पर डिस्काउंट कितना है, और दूसरा वो पूछते हैं कि सामान की गारंटी कितनी है। ये 2 चीज आप भी जानते होंगे। जब आप जाते हैं बाहर, पहले पूछते हैं डिस्काउंट कितना दोगे, और फिर कहते हो गारंटी क्या है, गारंटी कितने दिन की गारंटी है, कितना चलेगा। और इसी तरह से राजनीति में भी जो वोटर्स होते हैं, उन्हें अपने वोट के बदले में डिस्काउंट और गारंटी दोनों चाहिए होती है, और वो उसी पार्टी और नेता का समर्थन करते हैं जिनकी गारंटी पर उन्हें भरोसा होता है और जो डिस्काउंट भी अच्छा खासा दे। और डिस्काउंट को आप सब्सिडी मान सकते हैं, बिजली पानी में मुफ्त की बिजली पानी मांग सकते हैं, अलग अलग वेलफेयर योजनाएं मान सकते हैं, जो भी सरकारें वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर लोगों को देती हैं, सब्सिडी वाला सिलेंडर देती हैं सस्ते में, इसे आप डिस्काउंट मानिए। और जो गारंटी है, वो गारंटी ये है कि जो हमने स्कीम्स आपको दी हैं, जब सरकार आएगी वो अच्छे से चलेगी, वो न्याय करेगी और वो अच्छा प्रशासन यानी सुशासन लेकर आएगी। और इन राज्यों में लोगों को
मोदी की इसी गारंटी पर पूरा भरोसा हो गया। गारंटी का मतलब होता है वो पक्का वादा जो टूट नहीं सकता। तो मोदी ने जो गारंटी दी है ये वही पक्का वादा है जो टूट नहीं सकता। भारत में अब तक वादों वाली राजनीति हमेशा से होती रही है। राजनीति होती है, चुनाव होते हैं और वादे टूट जाते हैं, और बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े वादे शुरुआत से ही करते आए हैं। लेकिन जब चुनावी वादे वाला यह शब्द इतना घिस पिट गया और बार बार इन वादों को तोड़ा गया तो भारत के वोटर्स इन वादों से दूरी बनाने लगे। उसके बाद अब वादों पर जब किसी को यकीन नहीं रहा तब गारंटी का यह शब्द आया। भारत की राजनीति में इसका सबसे पहले इस्तेमाल दक्षिण भारत के राज्यों में हुआ और राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोगों को चुनाव में गारंटी देने की राजनीति की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी के इस शब्द का इस्तेमाल किया और लोगों को अपनी गारंटी देनी शुरू की, मोदी की गारंटी, तो बाकी पार्टियों की गारंटी का महत्व समाप्त हो गया। और लोग अब यह कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है मोदी का वो वचन जो टूटेगा नहीं और जो 100% पूरा होगा। बीजेपी की इस जीत में महिला फैक्टर बहुत निर्णायक है और यह जो हमारा विश्लेषण है ये आज हमारे देश की तमाम महिलाओं को जरूर देखना चाहिए। अगर आपके परिवार में भी अगर आप अभी हमें देख रहे हैं और महिलाएं हैं तो यह विश्लेषण आज महिलाओं को समर्पित है, चाहे वो किसी भी राज्य में, किसी भी शहर, किसी भी गांव में रहती हैं। और आज महिलाओं को अपना महत्व समझना होगा। इन नतीजों ने आज लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का एक नया अध्याय लिख दिया है, क्योंकि अब तक हमारे देश में पुरुषों के वोटों को निर्णायक माना जाता था और घरों में, परिवारों में पुरुष तय करते थे कि वोट किस पार्टी को देना है। लेकिन अब लोकतांत्रिक चुनाव में महिलाएं यह तय कर रही हैं कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी और कौन सी पार्टी चुनाव हारेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को महिलाओं के बम्पर वोट मिले हैं और इससे पता चलता है कि अब महिला वोटर्स चुनाव में जिस पार्टी के साथ खड़ी हो जाती हैं उस पार्टी को हराना नामुमकिन सा हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे देश में टेलीविजन पर शाम को जितने भी लोकप्रिय सीरियल प्रसारित होते हैं उनमें से ज्यादातर महिलाओं पर केंद्रित होते हैं। ज्यादातर जो सीरियल हैं हमारे देश के, उनमें जो कहानी है उनमें महिलाओं के पात्र होते हैं। और आज भी जो सीरियल्स को देखने वाले जो दर्शक हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश के परिवारों में रात को 9 बजे टीवी का रिमोट महिलाओं के पास चला जाता है और फिर महिलाएं तय करती हैं कि क्या देखना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़ी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियां और एंटरटेनमेंट के चैनल्स ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्हें टीवी पर अपने सीरियल्स को हिट करना है तो वो सीरियल्स महिलाओं पर केंद्रित होने चाहिए। और यही फॉर्मूला अब हमारे देश के नेता राजनीति में भी अपना रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जब किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था या किसी टीवी का शो या किसी एक पार्टी या किसी एक नेता से एक रिश्ता बन जाता है तो वो इस रिश्ते को जल्दी से तोड़ती नहीं है। यह महिलाओं का मूल स्वभाव होता है। महिलाएं जल्दी जल्दी रिश्तों को बदलती नहीं है। महिलाएं जल्दी जल्दी अपनी चॉइस इधर से उधर नहीं करती हैं। महिलाएं स्टेबिलिटी में विश्वास रखती हैं, स्थायित्व में विश्वास करती हैं और महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें विश्वास दिलाना बड़ा आवश्यक होता है। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस समय हो रही है और महिलाएं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाती हैं और यह रिश्ता लंबा चलता है। और यह बात प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि महिलाओं का यह आशीर्वाद 2024 में भी उन्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो रिश्ता बीजेपी ने कायम किया है देश की महिलाओं के साथ, ये रिश्ता लंबा चलने वाला है। देखिए, महिलाओं को लालच तो दूसरी पार्टियों ने भी दी है। दूसरी पार्टियों ने भी कहा कि घर बैठे आपको हम पैसा भी देंगे, मोबाइल फोन भी देंगे, स्कूटी भी देंगे, बाकी योजनाएं भी देंगे। लेकिन महिलाओं ने उसके बदले में भी अपनी इस लॉयल्टी को तोड़ा नहीं, इस रिश्ते को बदला नहीं। और महिलाओं को यह लगा कि मुझे जो मिल रहा है, जो रिश्ता मैंने एक बार एक बना लिया एक पार्टी के साथ, उसी पार्टी के साथ हम उस रिश्ते को कायम रखेंगे, चाहे पैसा थोड़ा कम मिल जाए तो कोई बात नहीं। और मध्य प्रदेश की महिलाओं ने खास तौर पर यही बात बीजेपी के लिए अपनाई है। तीसरी बड़ी बात जो कांग्रेस को समझनी है कि प्रधानमंत्री का अपमान करके या उनका मजाक उड़ाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो किया जा सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जीते जा सकते। उदाहरण के लिए इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारी बातें, उनके लिए बहुत सारे अपशब्द कहे गए और न जाने अभी से नहीं, पहले पहले भी न जाने क्या क्या उनके लिए कहा गया और उनकी तुलना कभी रावण से की जाती है और बहुत उनका जो है उपहास किया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का जितना अपमान किया, जितनी बार अपमान किया, उतनी ही सीटें कांग्रेस की कम होती चली गई और वो इन चुनावों में इस तरह से हार गई। ये एक बहुत बड़ा सबक है कांग्रेस के लिए
खास तौर पर राहुल गांधी के लिए, क्योंकि जब चुनावों में वो प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते हैं, ये सही बात है, तालियां तो बहुत बजती हैं और शायद उन्हें यह गलतफहमी हो जाती होगी कि क्योंकि जनता सामने, जनता भी क्या, रैली में कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता अपने नेता की हर बात पर तालियां बजाते हैं, और उन्हें गलतफहमी ये हो गई कि क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया तो तालियां बजी, इसका मतलब लोगों को यह बात पसंद आ रही है। जब वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, फोन उठाकर देखते हैं, तो ये देखते होंगे कि मेरा ये बयान ट्रेंड कर रहा है, लोग मजा ले रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, इस शब्द को ट्रेंड करवा रहे हैं, तो उन्हें लगा होगा, गलतफहमी हुई होगी कि ये जो मुद्दा है ये चुनाव जितवा सकता है। लेकिन असलियत आज पता चली। इसके अलावा इन नतीजों से असली और नकली मुद्दों के बारे में भी पता चलता है। कांग्रेस ने इन चुनावों में वर्ल्ड कप की हार को बड़ा मुद्दा बनाया, प्रधानमंत्री मोदी को ही उसका दोषी ठहरा दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों से मिलने गए तो उनकी बड़ी आलोचना की, उनका बड़ा मजाक उड़ाया बार बार। जब प्रधानमंत्री मोदी हवाई जहाज में जाते हैं, तेजस में बैठकर जाते हैं, और जब वो दूसरे पायलट को वेव करते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाता है। जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाकर सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की और यह सोचा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर ओबीसी वोट उसे मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों ही मुद्दे वोटर्स को प्रभावित नहीं कर पाए और जातिगत जनगणना का मुद्दा तो बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि ओबीसी वोट मोदी के लिए चले गए। इसकी जगह अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में, राजनीति में शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म राजनीति करते हैं, शॉर्टकट वाली राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति एक लंबा खेल है, राजनीति एक टेस्ट मैच है, ये T20 नहीं है। और अगर आप देखेंगे कोविड में जिस तरह से भारत की सफलता हुई, कोविड के प्रबंधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड का जो प्रबंधन किया, कोविड की वैक्सीन भारत में बनना, भारत में कैसे वैक्सीन लगाई गई, चंद्रयान 3 की सफलता, G20 का सफल अंतर्राष्ट्रीय समिट भारत में करवाना, मेक इन इंडिया जैसे अभियान की सफलता और राम मंदिर का निर्माण करवाना, यह मुद्दा वोटिंग के दौरान लोगों के दिमाग में रहा। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि G20 से लोगों को क्या मिलेगा, चंद्रयान 3 की सफलता से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, आज वो सारी बातें साबित हो रही हैं कि लोग इन सारी बातों को समझते हैं और लोगों को अपने देश पर, अपने नेता पर गर्व होता है। ये सारे मुद्दे लोगों की सोच में एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जिस तरह से हमारे देश के लोगों की सोच बदल रही है वो आपको पता चलता है और इससे राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत होती है और इस वजह से ये मुद्दे चुनाव में भी बड़े मुद्दे बन जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष के नेताओं को ये बातें समझ में नहीं आ रही। विपक्ष के नेता खुलकर भारत की किसी सफलता पर ताली नहीं बजाते, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे कोविड की वैक्सीन हो। लोगों के दिमाग में एक बात बस गई है कि विपक्ष के नेता कभी भी खुलकर भारत की तारीफ नहीं करेंगे, भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ नहीं करेंगे, तालियां नहीं बजाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना, उस इंडिया गठबंधन के बनने के बाद ये पहला चुनाव है और इस चुनाव में आपको इंडिया गठबंधन का कोई रोल कहीं नजर नहीं आएगा। एक और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास लोगों के लिए धर्म के साथ सुशासन भी है। ये एक जो फॉर्मूला है, इस पर विपक्ष को काम करना होगा। 500 वर्षों के बाद आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तब बीजेपी ने ऐसा करके भारत के 110 करोड़ हिंदुओं से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया। हमारे देश में जो आज की जो पीढ़ी है, इससे पुरानी वाली जो पीढ़ी है, किसी ने भी सपने में भी यह सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि उनके जीवन काल में वो राम मंदिर को कभी देख पाएंगे, राम मंदिर का निर्माण कभी देख पाएंगे। किसी ने कल्पना नहीं की थी। यह मौका कांग्रेस पार्टी को बहुत वर्षों तक मिला, दशकों तक मिला, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मोदी ने यह काम कर दिखाया। इसलिए आप राम मंदिर की जो ताकत है उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बीजेपी यहां लोगों को एक धर्म को लेकर जो संतुष्टि है, 110 करोड़ हिंदुओं को जो संतुष्टि चाहिए थी धर्म के नाम पर, वो उन्होंने राम मंदिर के रूप में उन्हें दी है। यानी राम मंदिर के रूप में भी मोदी ने अपनी गारंटी जो दी थी उसे पूरा किया है। लेकिन सिर्फ धर्म नहीं, धर्म के साथ साथ बीजेपी सुशासन भी दे रही है और उनके लिए यानी जनता के लिए अनेकों योजनाएं भी चला रही है। यानी राम मंदिर भी है और योजनाएं भी है, सुशासन भी है, धर्म भी है और सुशासन भी है। और यह एक बहुत बड़ी बात है जिस पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया। इन चुनावों में ईडी की कार्रवाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया और आप देखते होंगे कि हर रोज अखबार में, टेलीविजन की डिबेट्स में, विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बयानों में कहा जाता है कि मोदी सरकार
ईडी का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को गलत मामलों में फंसा रही है, जेल में डाल रही है। और कांग्रेस ने इस पर लोगों से सहानुभूति बटोरने की बहुत कोशिश की। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में भी ईडी के छापे पड़े, भूपेश बघेल का नाम आया, और राजस्थान में भी पड़े, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे पर भी पड़े, और उनके आसपास जो सहयोगी थे उन पर भी। और तब बहुत कोशिश हुई कि इससे सहानुभूति की लहर पैदा की जाए, लेकिन जो नतीजे आए हैं उससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से लोगों में ऐसे नेताओं के लिए कोई सहानुभूति पैदा नहीं होती, बल्कि इस देश का गरीब आदमी खुश होता है कि जनता का पैसा लूटने वाले नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। इस देश का जो गरीब है वो जब टीवी पर इस रेड में निकले गए पैसों को देखता है, नोटों को देखता है, करोड़ों रुपए की जो रिकवरी होती है, सोने चांदी की रिकवरी होती है, तो इस देश का गरीब खुश होता है, उसको ईडी से कोई शिकायत नहीं। इन राज्यों में ये चुनाव ऐसे समय में हुए जब इंडिया गठबंधन की डीएमके पार्टी ने सनातन धर्म का अपमान किया और सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात कही, और गठबंधन के बाकी जो नेता थे वो इस पर चुप रहे। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों को सनातन धर्म का यह अपमान अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसका जवाब खुद दे दिया। इससे पता चलता है कि अब वो जमाना जा चुका जब हिंदू धर्म का अपमान करके विपक्षी पार्टियों को इस देश के लोगों के वोट मिल जाया करते थे, ध्रुवीकरण हो जाता था, पोलराइजेशन हो जाता था, और जो माइनॉरिटीज हैं उनके वोट तो एक साथ मिलते ही थे, और हिंदू धर्म के जो वोट होते थे वो भी बटे हुए होते थे, वो जातियों में बट जाते थे। लेकिन इस बार नहीं। इस हार में कांग्रेस के लिए एक सीख ये भी है कि जब चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी आउटसोर्स कर दी जाती है तो पार्टी जमीनी हकीकत से दूर हो जाती है। इन नतीजों से यह साबित हो गया कि अगर गरीबी को सबसे बड़ी जाति बनाया जाए तो इस जाति के लोग चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यानी असली जातियों से ज्यादा गोंद गरीबी वाली जाति में है, और इस जाति की राजनीति को भारत में प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले लेकर आए हैं। और जो आज देश को बड़ी बात समझनी है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो नई जाति व्यवस्था इस देश के लिए बनाई है, देखिए आप सबको समझनी चाहिए। हमारा देश, हमारा समाज तो जातियों में बटा हुआ है बहुत पुराने समय से ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो नई जातियां बनाई है उसमें देखिए, और उसमें उन्होंने सबको कवर कर लिया है। सबसे बड़ी जाति वो कहते हैं कि सबसे बड़ी जाति है गरीब, गरीबी की जाति सबसे बड़ी है, ये होनी चाहिए जाति। दूसरी जाति है महिला, तीसरी जाति है किसान, और चौथी जाति है युवा। अगर आप इस जाति व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो फिर भविष्य का भारत आपका है, या कह लीजिए कि भविष्य आपका है। यह जाति व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। इन नतीजों के लिए बीजेपी के लिए सीख ये है कि अगर वो ऐसे ही चुनाव में परिश्रम करती रही और जीत के बाद भी विनम्र बनी रही, देखिए जो सत्ता होती है ना, सत्ता का जो सुख होता है वो सबसे पहले अभिमान ले आता है अगर और आलस्य पैदा करता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता को अगर यह लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर तो जीत ही रहे हैं तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, हमारे पास इतना बड़ा ब्रांड है, और अगर वो आराम करने के लिए बैठ गए तब तो कुछ और तस्वीर हो सकती है। लेकिन अगर बीजेपी ऐसे ही परिश्रम करती रही और बीजेपी सत्ता में रहने के बाद भी विनम्र बनी रही, अपने आप को सेवक समझती रही, तो 2024 में वो 400 प्लस सीटों का अगर लक्ष्य रखे, यानी परिश्रम, विनम्रता और बड़ा लक्ष्य, हम ये नहीं कह सकते वो कितना जीतेंगे, लेकिन लक्ष्य तो कम से कम बड़ा रखना चाहिए। और बीजेपी अगर 400 का लक्ष्य रखती है, यानी बड़ा लक्ष्य रखकर चलती है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी भी एक बार फिर से हैट्रिक बना सकते हैं और दोबारा वापस आ सकते हैं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी कवर किया था, लेकिन इन राज्यों में ब्रांड राहुल कहीं दिखा नहीं। जैसा कि कांग्रेस कहती है कि अब राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता और ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस नतीजों के बाद भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र भी नहीं कर रही है। इस हार के बाद इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों ने कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया है, और इन पार्टियों के नेता अब यह कह रहे हैं कि इस हार ने कांग्रेस की सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। यानी इंडिया गठबंधन जो है, कांग्रेस की इस हार के बाद वहां पर भी काफी हलचल होगी। कुछ नेता तो ऐसे हैं जो बड़े खुश हो रहे होंगे, जो कि ये चाहते होंगे कि कांग्रेस की गलतफहमी दूर हो, और कुछ नेता ऐसे भी होंगे जो अब 2024 को लेकर आशंकित हो रहे होंगे। ये भाजपा का सक्सेस नहीं है, ये कांग्रेस का फेल्योर है। कांग्रेस इनर फाइटिंग है,
कांग्रेस एक जमींदारी मेंटालिटी लेकर चल रहा है। इंडिया अलायंस तैयार किया, लेकिन ममता जी से शुरू करके जो सीनियर लीडरशिप है उसका कोई एक्सपीरियंस वहां पर शेयर नहीं किया। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई। नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। इंसान किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करता, ऊपर वाला भी नहीं करता। अखिलेश कौन है, इस तरह की बातें हुई तो क्या ये नहीं दर्शाता कि अति आत्मविश्वास के साथ साथ घमंड और एरोगेंस था। जनता इन बातों को नहीं पसंद करती। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है। उन्होंने गठबंधन के किसी भी घटक दल से न संपर्क किया, न सहयोग माना। वो अपने बलबूते पर बीजेपी को हराने की योजना बना रहे थे, जो एक दुआ स्वप्न था। आज सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों को लेकर हो रही है, जिसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश तो अब बीजेपी के हाथ से गया और कमलनाथ ही वापस आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 165 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को सिर्फ 64, और दोनों पार्टियों के बीच 101 सीटों का अंतर है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। यानी अगर आप टेस्ट मैच की भाषा में मैं कहूं तो बीजेपी ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक पारी से हराया है। वर्ष 2018 की तुलना में बीजेपी को 56 सीटों का फायदा हुआ और कांग्रेस को 50 सीट का नुकसान, और इन नतीजों ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लगभग 10 साल पीछे धकेल दिया है। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 58 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने उस समय भी 165 सीटें जीती थी और प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और इस दिल को बीजेपी पिछले लगभग 2 दशकों से लगातार जीत रही है। 2003 से 2023 के बीच मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो 5 चुनाव हुए, उनमें 4 चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। बड़ी बात यह है कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगभग 49% और कांग्रेस को 40% वोट मिले हैं और दोनों पार्टियों के बीच 9% का अंतर है। यह बहुत बड़ा अंतर माना जाएगा, क्योंकि पिछली बार दोनों पार्टियों को लगभग 41% वोट मिले थे, लेकिन इस बार यह अंतर 9% का है। और इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के कहीं आसपास भी नहीं थी। यह जरूर बात है कि ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस आगे थी, एग्जिट पोल्स में भी कांग्रेस आगे थी, मीडिया की हेडलाइंस में भी कांग्रेस आगे थी, और मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी जगह जो एक छवि बनाई गई उसमें भी कांग्रेस आगे थी, लेकिन वोटों के मामले में कांग्रेस पीछे थी। यानी नतीजों के दिन कांग्रेस पीछे है, बाकी एग्जिट पोल देख लीजिए, ओपिनियन पोल देख लीजिए, सर्वे देख लीजिए, बाकी सब जगह वही आगे थे। इससे पता चलता है कि वो जो लहर थी, वो जो इंप्रेशन था, वो नकली था। एक और दिलचस्प आंकड़ा यह है कि कांग्रेस को पिछली बार जिन 114 सीटों पर जीत मिली, उनमें से 43 सीटों को ही वो इस बार बचा पाई, और जिन 71 सीटों को उसने गंवाया, उनमें से 70 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। यानी बीजेपी ने कांग्रेस से उसकी 70 सीटें छीन ली। और यह तब हुआ जब राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आया हुआ है। यानी 53 साल के राहुल गांधी मध्य प्रदेश की नब्ज को नहीं पकड़ पाए। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं, अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं, मैं 100% कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सुनामी आई, उस सुनामी में किसान, ग्रामीण, महिला, दलित, आदिवासी, ओबीसी और युवा वोटर्स ने निर्णायक भूमिका निभाई। तो सोचिए बचा कौन? मध्य प्रदेश की 230 में से जो 171 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनमें से 116 सीटें बीजेपी ने और सिर्फ 54 सीटें कांग्रेस ने जीती। और बीजेपी के एम फैक्टर ने कांग्रेस के एम फैक्टर को भी फेल कर दिया। बीजेपी का एम फैक्टर था महिला फैक्टर और कांग्रेस का एम फैक्टर था मुस्लिम फैक्टर। मध्य प्रदेश में जिस एक सीट पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं, वहां कांग्रेस को जीत मिली, और जिन 100 सीटों पर महिला वोटर्स निर्णायक हैं, वहां बीजेपी जीत गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जो सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती थी, वो भी नहीं हुआ, और इससे कांग्रेस की यह गलतफहमी दूर हो गई कि जातिगत जनगणना की 30-40 साल पुरानी राजनीति पर उसे आज भी वोट मिल सकते हैं।
वो जमाना वीपी सिंह का जमाना था। बहुत सारे लोग दोबारा से वीपी सिंह की एंट्री करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आएगा कि वो जमाना बीत चुका। कांग्रेस से गलती यह हुई कि वो इस बात को भूल गई कि भारत में ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ा चेहरा तो खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, और वो उनको चुनौती नहीं दे सकती। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए जो पारी खेली, उसकी तुलना वर्ल्ड कप में खेली गई उस पारी से आज आप कर सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में अपनी टीम के 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद भी डबल सेंचुरी लगाकर उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया था। और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को उसी तरह से जिताया है, यानी मध्य प्रदेश के वो मैक्सवेल है। इसलिए बहुत सारे लोग आज मोदी को बीजेपी का मैक्सवेल कह रहे हैं। संक्षेप में कहें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के ये 5 फैक्टर्स हैं। पहला, मोदी फैक्टर, वो तो सबसे बड़ा है ही। दूसरा, मोदी की गारंटी। तीसरा, महिला फैक्टर, जिसमें मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 1,30,00,000 महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। चौथा, नई तरह की जातिगत राजनीति, जिसमें पिछड़े वर्ग के वोटर्स गरीबी वाली जाति के मुद्दे पर एकजुट हो गए। पांचवां, टीम वर्क, जो बाकी पार्टियों में नहीं है। जिस तरह उत्तरकाशी में टीम वर्क की वजह से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन बाद बाहर निकालने में कामयाबी मिली, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी ने टीम वर्क से अपनी इस हारी हुई पार्टी को, इस हारे हुए मैच को चुनाव में जीत लिया। अब आपको राजस्थान का बताते हैं, जहां बीजेपी को 115, कांग्रेस को 69 सीटें मिली और दोनों पार्टियों के बीच 46 सीटों का अंतर है। बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 42 सीटों का फायदा हुआ और कांग्रेस को 30 सीट का नुकसान हुआ। राजस्थान में इस बार बीजेपी को 42% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 40%। दोनों पार्टियों के बीच लगभग 3% का अंतर रहा और 2018 में यह अंतर 1% का था। उस समय कांग्रेस को बीजेपी से लगभग 1% ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को 3% ज्यादा वोट मिले हैं। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी फ्री बीज स्कीम्स के लिए सरकारी खजाने को खोल दिया था, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस हारी और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की 115 सीटों पर कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन 155 ग्रामीण सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 91 सीटों पर जीत मिली है और 53 पर कांग्रेस को जीत मिली। ये 155 जो ग्रामीण सीटें हैं। राजस्थान में बीजेपी को M+Y यानी महिला प्लस युवा वोटर्स का जबरदस्त समर्थन मिला और नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले जिस टेलर कन्हैया लाल की उदयपुर में हत्या कर दी गई थी, जिसका सिर तन से जुदा कर दिया गया था, उससे भी लोगों में बहुत नाराजगी थी। इसके अलावा लोगों में एक यह भावना भी थी कि राजस्थान में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जहां पीड़ित अगर मुसलमान हो तो सरकार और मुख्यमंत्री उसकी मदद करते हैं, उसके घर तक जाते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन बहुसंख्यकों से जुड़े मामलों में ऐसा नहीं होता। राजस्थान में वर्ष 1993 से ही हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है और इस बार भी वही हुआ है। इस बार भी सरकार बदल गई। अब देखिए छत्तीसगढ़, बीजेपी को 90 में से 54 और कांग्रेस को 35 सीट मिली। दोनों पार्टियों के बीच 19 सीटों का अंतर है। बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 39 सीट का फायदा और कांग्रेस को 33 सीट का नुकसान। यह टैली है आपके सामने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी को 46% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 42%। दोनों के बीच 4% वोटों का अंतर है। 2018 में यह अंतर 10% का था, लेकिन उल्टा था। तब कांग्रेस को बीजेपी से 10% वोट ज्यादा मिले, लेकिन इस बार बीजेपी को कांग्रेस से 5% वोट ज्यादा मिल गए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस की लहर बता रहे थे, लेकिन असल में यह लहर बीजेपी की थी, जिसने कांग्रेस को सत्ता के समुद्र से बाहर कर दिया। आज आम आदमी पार्टी की भी थोड़ी बात करना जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 205 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इन 205 सीटों पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5,19,000 वोट मिले हैं और ये वोट नोटा को मिले वोटों के भी आधे हैं। इसलिए वो आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना देख रही है, ये उसके लिए एक आईने की तरह है। विधानसभा चुनाव के परिणामों में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि वो तेलंगाना में पहली बार सरकार बना रही है। कांग्रेस ने तेलंगाना की 119 में से 64 सीटें जीती, स्पष्ट बहुमत मिल गया और सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए थी। कांग्रेस को पिछले चुनावों की तुलना में 45 सीटों का फायदा हुआ है।
के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को 39 सीट मिली और उसे 49 सीटों का जबरदस्त नुकसान हुआ। ये एंटी इनकम्बेंसी का एक केस है जिसमें वहां के लोग केसीआर से नाराज थे, वो परिवर्तन चाहते थे और उसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिला। तेलंगाना देश का सबसे नया राज्य है जो 2014 में बना और केसीआर तब से लगातार तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार हैट्रिक नहीं लगा पाए। बीजेपी को यहां 8 सीट मिली हैं और उसे 7 सीटों का फायदा है, पिछली बार 1 मिली थी। खास बात, तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी ने अपनी 7 सीटें फिर से जीत ली है। तेलंगाना के नतीजों से एक बात साफ है कि अगले लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने इस साल मई में कर्नाटक में सरकार बनाई और अब उसे तेलंगाना पर भी सरकार बनाने का मौका मिला है। तेलंगाना में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन उसके प्रदर्शन को बहुत अच्छा कहा जाना चाहिए क्योंकि पिछले चुनाव में उसे 1 सीट मिली थी, इस बार 8 सीट मिली है। बीजेपी का वोट शेयर भी दुगना हुआ है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 7% मिले थे, अब बढ़कर 14% वोट मिले हैं। तो तेलंगाना में बीजेपी अपनी पकड़ बना रही है और हो सकता है कि अगले चुनाव में बीजेपी पहली 2 पार्टियों में आ जाए। तेलंगाना के चुनाव के नतीजों ने 2 बातों को स्पष्ट किया। पहला कि वोटर्स को सब्सिडी और मुफ्त में सुविधाएं और पेंशन वगैरह देने का फॉर्मूला जीत की गारंटी नहीं होता। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, गारंटी तो सब दे रहे हैं, लेकिन वोटर बड़ा स्मार्ट है, किसकी गारंटी पर विश्वास करेगा ये उसे देखना है। के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में वेलफेयर स्कीम्स की झड़ी लगा दी थी। इस बार उनके विरोधी दलों ने भी यही फॉर्मूला अपनाया और केसीआर को उन्हीं की रणनीति से मात दे दी। तेलंगाना के परिणाम ने एक और संदेश दिया है। तेलंगाना के गठन में केसीआर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2014 में जब तेलंगाना बना, इसलिए वही पहले मुख्यमंत्री बने। फिर 2018 के चुनाव में फिर जीत गए। इसके बाद से केसीआर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और वो राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश करने लगे और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया और वो इसे राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते थे। उनकी पार्टी टीआरएस से बीआरएस बन गई, लेकिन नतीजा आज आपके सामने है। ना तो वो मुख्यमंत्री रहे और राष्ट्रीय राजनीति में कोई जगह नहीं। केसीआर ने पार्टी के नाम से तेलंगाना को हटाया और तेलंगाना के वोटर्स ने केसीआर को तेलंगाना से ही हटा दिया। हमारे देश में केसीआर अकेले ऐसे क्षेत्रीय नेता नहीं है जिनके मन में राष्ट्रीय नेता बनने की महत्वाकांक्षा है, लेकिन तेलंगाना के परिणाम के बाद आज ऐसे कई क्षेत्रीय नेता शायद अपनी सोच पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होंगे। और आखिर में आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ज्यादातर नेता ये सोचते हैं, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि मैच या तो बैटिंग के जरिए जीते जाते हैं या बॉलिंग के जरिए जीते जाते हैं, यानी या तो आप खूब सारे रन बनाओ और या बहुत सारी विकेटें लो, तब आप मैच जीतेंगे। लेकिन फील्डिंग से भी मैच जीते जाते हैं और फील्डिंग में जितना आप एक एक रन करके रोकते हैं, आखिर में आखिरी ओवर्स में वही फील्डिंग द्वारा रोके गए रन निर्णायक साबित हो जाते हैं। लेकिन फील्डिंग जो टीम अच्छा करती है वो करती है जिसका माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फील्डिंग भी एक कला है। तो आप ये समझ सकते हैं, आज अगर आप देखें कि बीजेपी ने अपनी फील्डिंग सेट की, बीजेपी के फील्डर्स बेहतरीन थे और उन्होंने जो सिंगल्स बचाए वही सिंगल्स आखिर में उनके काम आए और उनके पास मोदी जैसा बैट्समैन था। और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि मोदी की जो ब्रांड है उसमें अब इतनी चमक है कि मोदी अब भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। और अगर आप फिल्मों के मामले में देखें तो फिल्मों में जो लोकप्रियता अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना या रजनीकांत की है, अगर उन सबको अगर आप मिला दें तो मोदी की लोकप्रियता के शायद तब भी करीब ना पहुंच पाए। आज मोदी की जो छवि है, मोदी का जो कद है भारत की राजनीति में, वो बिल्कुल वैसा ही है। और आज के नतीजों का 2024 पर जरूर और जरूर फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा और अब बीजेपी को इन नतीजों का काफी फायदा अगले आम चुनाव में हो सकता है। जिंदगी में जीत और हार हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है।